गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हिंदी बोलियों के जो प्रकार है, हिंदी बोलियों को जो विभिन्न भागों में बांटा गया है उनका रूप हम पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे। हम पहले राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा इनके बारे में पढ़ चुके हैं। जो अपना जो अगला टॉपिक है हिंदी की जो विभिन्न बोलियां हैं वो है हम देखते हैं। अब जो पूर्वी हिंदी यानी पूर्वी क्षेत्र में जो बोलने वाली हिंदी की जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी है, हिंदी की जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी है। बोलियां यानी सीमित क्षेत्र में बोली जानी है, यानी अवध क्षेत्र, बघेल क्षेत्र और छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में जो बोली जाने वाली है। तो पूर्वी क्षेत्र जो अपना भारत का पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर बोली जाती है वो कौन कौन सी बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़। इसको याद करने के लिए ABC इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। यानी पूर्वी बोली या पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ है। पश्चिमी हिंदी यानी जो भारत के जो पश्चिम क्षेत्र में बोली जाने वाली, पश्चिम क्षेत्र में जो बोली जाने वाली बोलियां हैं, ब्रज है, ठीक है। हम कई बार देखते हैं ये शब्द, कई जगह ये ऐसा शब्द लिखा जाता है ब्रज, लेकिन वो अशुद्ध होता है, उसको हिंदी में कोई मान्यता नहीं है। ब्रज ये शब्द शुद्ध होता है क्योंकि एक ब्रज क्षेत्र है, जो मथुरा, वृंदावन आसपास का जो क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र है, ठीक है। कई व्यक्ति इसको अज्ञानता के कारण ब्रज ऐसा लिखते हैं जो कि अशुद्ध रूप है, ठीक है। कई लिखते हैं जैसे ब्रजेश नहीं लिख के ब्रिजेश लिखते हैं, लेकिन शुद्ध क्या है, ब्रजेश। और ब्रजेश किसे कहते हैं, जो ब्रज क्षेत्र का जो स्वामी है, ईश है, कौन है, श्री कृष्ण भगवान। तो ब्रजेश उसके लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन ये ब्रज अशुद्ध शब्द है। तो पश्चिमी हिंदी में देखते हैं हम कौन कौन सी इसकी बोलियां हैं। ब्रज है, बांगरू है, बांगरू जो हरियाणवी भी कहते हैं उसको, बुंदेलखंडी है तथा कन्नौजी है, ठीक है। ये पश्चिमी क्षेत्र की हिंदी की बोलियां हैं। बिहारी जो बिहार क्षेत्र में है, कौन कौन सी चलती है, जैसे हम भोजपुरी के बारे में तो जानते हैं, भोजपुरी पिक्चरें आती है तो वो सब बिहारियों के द्वारा बनाई हुई होती है। तो वहाँ पर कौन कौन सी बोलियाँ चलती है, मगही, मैथिली तथा भोजपुरी, ये बोलियाँ चलती है, ठीक है। तो बिहार में चलने वाली या बिहार क्षेत्र में जो बोली जाने वाली हिंदी की बोलियाँ हैं वो मगही, मैथिली तथा भोजपुरी। BMB यानी याद करने के लिए हम बना सकते हैं इसको। राजस्थानी जो अपने राजस्थान है, राजस्थानी भाषा है। राजस्थान की भाषा की में जो हिंदी की जो विभिन्न भागों में जो बांट रखी वो बोलियां हैं, जैसे मेवाड़ी मैंने बताया था, मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद ये क्षेत्र आता है। मारवाड़, पाली, नागौर, जोधपुर वाला क्षेत्र मेवात वाला क्षेत्र है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला तथा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र। और कुछ विद्वान हैं जो कि मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को भी राजस्थान की बोलियां मानते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये ही मानी जाती है, ठीक है। कुछ विद्वान ये मानते हैं। अगर पूछा जाए कि कुछ विद्वान इनको किस में सम्मिलित करते हैं तो राजस्थानी की बोलियों में सम्मिलित करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है अपनी लास्ट जो अंतिम है, यानी इसको हिंदी की जो बोलियां है उसको 5 भागों में बांटा गया है। जो अंतिम है पहाड़ी बोली, यानी पहाड़ी क्षेत्र में जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह, इस क्षेत्र में हिमाचल, शिमला वगैरह इस क्षेत्र में जो बोली जाने वाली जो हिंदी है उसमें जो इसकी विभिन्न बोलियां हैं वो है गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली। ये हमारी क्या है, इनकी पहाड़ी की उपबोलियां हैं, मतलब हिंदी की उपबोलियां हैं। और हमें पता है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। यानी हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, संविधान में इसको दर्जा दिया गया था। आर्टिकल 343-2351 यानी 343 से 351 तक हिंदी भाषा की जानकारी उसमें मिलती है, संविधान में मिलती है, ठीक है। इसके बाद में हम जो पढ़ते हैं तो ये राजभाषा का दर्जा दिया गया है वो 14 सितंबर को। और अब जो अपना जो अंतिम सेकंड लास्ट यानी इसके बाद में जो बचेगा वो है लिपि। उसके बाद में अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो व्याकरण क्या होती है, व्याकरण क्या है, क्योंकि सभी जगह जो साहित्य रचे जाते हैं, साहित्य रचने से पहले किसी भी व्यक्ति को उस भाषा से संबंधित उसके व्याकरण का ज्ञान हो तो वह
शुद्ध रूप में उसका लेखन कार्य कर सकता है, शुद्ध रूप में उसको समझा सकता है, शुद्ध रूप में उसका प्रयोग कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें शुद्ध लिखना बोलना आदि चीज़ें सिखाता है। तो हम पहले इसकी जानकारी करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, यानी इसको विखंड तोड़ के देखते हैं। वी धन आ, मतलब हम उसमें संधि पढ़ते हैं तो संधि में देखा हमने कि वी यानी छोटी ई से और आ के तो ई का ये हो जाता है, तो व्या और धन करण। तो इस तरीके से ये व्याकरण को हम तोड़ते हैं तो वी धन आ धन करण के योग से बनता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ लिया जाता है, यानी अन्य अर्थ जो इसकी परिभाषा वो तो अलग बात है, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ यानी इस शब्द का जो अर्थ है वो है भली भांति समझना, भली भांति समझना। ठीक है, अब परिभाषा देखते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, यानी हम शुद्ध लिखना भी किससे सीखते हैं, यानी वर्तनी वगैरह सभी चीज़ें जो देखते हैं वो व्याकरण से ही सीखते हैं हम। शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, क्योंकि हम जब व्याकरण का ज्ञान हमें नहीं होता है तो हम उच्चारण शुद्ध नहीं कर सकते, तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। तथा शुद्ध उच्चारण तथा वह शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है? वह व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण विश्लेषण करें, यानी इसका विखंडन करें, वर्ण विच्छेद करें तो क्या कैसे होगा? वी धन आ धन करण के योग से बना है तथा इसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। जब परिभाषा देखते हैं इसकी तो व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। तो अब देखते हैं इसमें व्याकरण के जो 3 भाग होते हैं। व्याकरण के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, यानी पूरी जो हिंदी टिकी हुई है, पूरी जो व्याकरण टिकी हुई है वो 3 ही चीज़ों में बटी हुई है, यानी वर्ण, शब्द और वाक्य। यानी जो भी हम देख रहे हैं या तो वर्ण होगा, शब्द होगा या वाक्य होगा, क्योंकि ये जो वर्णों का जो सार्थक समूह है, यानी जैसे वर्णों का जो सार्थक समूह है वह शब्द हो गया, और शब्दों के सार्थक समूह, ये जो पूरा जो शब्दों का सार्थक समूह है वो वाक्य हो गया। तो यानी वर्ण, शब्द और वाक्य, यानी पूरी हिंदी इसी पर टिकी हुई है। अब हम वर्ण विचार के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। जो वर्ण है, वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अ है तो अब ये अ है तो अब अ के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण कितने भेद होते हैं ये अपने अलग से टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो बस केवल व्याकरण की परिभाषा ही हमसे पूछी जाती है, और इनकी में हिंदी में व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ते हैं। अब जैसे पद पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, वाक्यांश पढ़ते हैं, वो सभी चीज़ें इनमें ही सम्मिलित की जाती है। तो वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर हमें पता है स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, 33 होते हैं। तो अगर हमें पूछे कि वर्ण कितने होते हैं तो ये दोनों ही वर्ण है, यानी स्वर और व्यंजन वर्णों के अंतर्गत ही आते हैं। तो वर्ण तो कितने हो गए? 44। अगर हमें पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं तो स्वर 11 होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? 33 यानी 33 होते हैं। फिर अन्य वर्णों की बात करें तो अन्य वर्ण भी बहुत सारे हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, वो अलग है, ठीक है, पर इन्हीं में उनको गिना जाता है 25, 8, 33, यानी अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो उनके बारे में हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे, केवल हम वर्ण के बारे में जानेंगे। और वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वह शब्द कहलाता है, यानी वर्णों से शब्द बनता है। जैसे ये इसमें वर्ण है, वर्णों का प्रयोग होकर ये शब्द बना है, और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, ये इनका सार्थक जो वाक्य शब्द का प्रयोग होगा वो क्या हो जाएगा? वाक्य कहलाएगा। तो वर्ण से क्या बना है? शब्द बना है, और शब्द से वाक्य बना है, ठीक है। तो इनका हम परिभाषा जान सकते हैं या बना सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ी इकाई है व्याकरण की, जो सबसे बड़ी इकाई है वो है वाक्य, और सबसे छोटी इकाई है वर्ण। और अर्थ के आधार पर ले तो सबसे जो बड़ी इकाई है वह तो वाक्य है,
यानी अर्थ के आधार पर, यानी वाक्य का पूरा अर्थ, पूरे अर्थ में वाक्य सबसे बड़ा है, क्योंकि वर्ण का तो कोई अर्थ नहीं होता है, का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन शब्द का जो छोटी इकाई है वो अर्थ के आधार पर छोटी इकाई है शब्द। ठीक है, इस तरीके से हम व्याकरण के 3 भाग पढ़ते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, अपना जो अंतिम बचेगा वो है लिपि, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में।